हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आपके फर्स्ट यूनिट का है एसी ब्रिजेस उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को कवर करेंगे। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ये बेसिक ब्रिज है जिसके प्रिंसिपल पे हमारे सारे एसी ब्रिजेस जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था नॉर्टन्स थ्योरम, एक बार हम लोग उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नॉर्टन थ्योरम्स, हमने इसको एनटी से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का नेटवर्क हमने पढ़ा था। ये R1 था हमारा, R2, R3 और इसको हम लोगों ने RL नाम दिया था। ये वोल्टेज सोर्स था। तो इसका हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया था जिसमें एक करंट सोर्स था। ठीक है, जिसका नाम हमने दिया था IN। पैरेलल में एक हमारा रजिस्टर था जिसका नाम हमने दिया था RN और ये हमारा RL था। ठीक है, तो बेसिकली तो जब हमने आपको नॉर्टन्स और थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि बेसिकली नॉर्टन्स और थेवेनिन थ्योरम का जो यूज़ है वो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करने में होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ एसी ब्रिजेस। तो सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय द एसी ब्रिजेस? तो देखिए AC bridges, again AC stand for the alternating current. Bridges are the electrical circuit that used to measure the unknown resistance, capacitance and inductance using the alternating current signals. Okay, तो बेसिकली जो AC ब्रिज होते हैं उनका यूज़ होता है आपका जो भी आपके सर्किट में अननोन रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके, अब इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं? कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, तो मैं आपको बता दूं। दो कंपोनेंट हम यहाँ कवर कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर और अमीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो करंट के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द करंट दोनों को ये मेजर कर लेता है। ओके, और जो अमीटर होता है वो आपका केवल और केवल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ओके, अच्छा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे G लिखा होगा, अमीटर में आपके A लिखा रहता है, या सम टाइम अमीटर को लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये हमारा टर्मिनल A है, ये B है। गैल्वेनोमीटर को जनरल सम टाइम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ओके, अब तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने ऑलरेडी बता दिया था कि आपका जो भी एसी ब्रिज है वो व्हीट स्टोन्स ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको एक बार इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या उसके बैलेंस होने की कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन क्या होता है किसी ब्रिज की, ये सब चीज़ें हम अब कवर करने जा रहे हैं। फिगर पे ध्यान दीजिए, ये हमारा फिगर 1 है। ओके, हमने ये जो रजिस्टर है इसको कह दिया है R1, इस रजिस्टर को मैंने कह दिया है R3, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R4। ओके, अब देखिए इसमें हमने कह दिया कि जो इस वोल्टेज सोर्स V की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने कह दिया करंट I फ्लो कर रहा है। ओके, और R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कह दिया कि ये हमारा I1 है। R2 के पास जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम हमने दे दिया है I2। ठीक है, I3 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है इसको मैंने I3 कह दिया है, और R4 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने I4 कह दिया है, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम मैंने
आई जी दे दिया है, और ये मान लिया है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका एक इंटरनल इम्पिडेंस है जिसको मैंने नाम दे दिया है आर जी। फिर से सर्किट पर ध्यान दीजिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी करंट फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि करंट जो है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस व्हेन द ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो बैलेंस, कोई ब्रिज के बैलेंस होने की क्या कंडीशन होती है, आइए उसको समझते हैं। हमने मान लीजिए इसका नाम दे दिया इस पॉइंट का ए, ये पॉइंट है हमारा बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, तो कोई भी ब्रिज अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है तो उस कंडीशन में वोल्टेज एट पॉइंट बी एंड वोल्टेज एट पॉइंट डी इज सेम। मेरे कहने का ये मतलब है वी बी इज इक्वल टू वी डी। ठीक है, अगर वोल्टेज एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी पे जो वोल्टेज है वो सेम है, मीन्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है बी और डी पॉइंट के बीच में, तो हमारा आई जी क्या हो जाएगा, आई जी भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, मतलब वी बी इज इक्वल टू वी डी एंड आई जी इज इक्वल टू जीरो, ये किसी मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन है। ओके, देखिए हमने लिखा भी व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व एट द डिटेक्टर, मीनिंग नो करंट फ्लो मीन्स आई जी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये तो हो गया बैलेंस होने की, और उसके बाद आपका क्या होगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये एक और कंडीशन है। ये कब होगा, VB इज इक्वल टू VD, जब R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होगा। ओके, दिस R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अब आइए ये जो कंडीशन है हमारी, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो फिगर 1 को एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए, जब हमारा जो करंट है, सपोज हमने जो A टू B ब्रांच में, ये जो हमारा ब्रांच है A टू B ब्रांच में हमारा क्या करंट फ्लो कर रहा है, हमने उसका नाम दे दिया है I1। ठीक है, वो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I माइनस I3। ठीक है, ये करंट I है, ये I3 यहाँ फ्लो हो जा रहा है, तो I1 क्या हो जाएगा, इन दोनों करंट से जो बचा हुआ पार्ट है वो I1 है, तो हमने क्या कह दिया, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I माइनस I3। सिमिलरली आपका ये किस ब्रांच में है, AB ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमने BC ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फॉर्मुलेट करते हैं I2 क्या हो जाएगा हमारा, I1 माइनस IG। ठीक है, सिमिलरली आपका I4 है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, D टू C फ्लो कर रहा है, या हम कह सकते हैं C टू D ब्रांच में जो हमारी करंट है वो क्या है, या D टू C ब्रांच में हमारी करंट क्या है, D टू C ब्रांच में हमारी करंट है I4, इट इज इक्वल टू I3 प्लस IG। ओके, क्यों हो रहा है, देखिए I3 आपका यहाँ से इस डायरेक्शन से आ रहा है, IG भी आ रहा है, तो सब क्या हो रहा है, यहाँ पे I3 प्लस IG हो जा रहा है, और ये आपके I4 के बराबर हो जा रहा है। हमने ये पुट कर दिए, ये यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे दिए 1, इसका है कह दिए इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और जो ये हमने फिगर 1 ड्रॉ किया है, इसको एक बार थोड़ा 2 पार्ट में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम कैसे ड्रॉ कर देते हैं, वो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा R3 है, ये हमारा पॉइंट A है, B है, D है। ठीक है, ये है हमारा R1, ये है हमारा R3, इससे जो करंट फ्लो है इसका नाम है I1, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है इसका नाम हमने I3 दे दिया। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ द करंट को हमने क्या कहा कि वो हमारी क्लॉकवाइज है।
ठीक है, मतलब इस लूप में करंट हमारी कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आइए केवीएल अप्लाई करते हैं इस फिगर नंबर 2 में। ये हमारा फिगर नंबर 2 है। तो अप्लाई केवीएल इन ए बी डी ए। ठीक है, तो देखिए ये फिगर नंबर 2 इससे क्लियर है कि हमारा कोई वोल्टेज सोर्स अभी इस पे नहीं हमने अप्लाई किया है। तो V इज इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू I1 इंटू R1। हमने कह दिया ये जो करंट है I1 R1 प्लस हमने ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो रजिस्टर है वो Rg है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है Ig। तो हमने कहा Ig इंटू Rg। ओके, अब देखिए I3 की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर हम I3 को देखें तो वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे। तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम विथ नेगेटिव साइन माइनस I3 R3 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके, तो आइए ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 0 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस Ig Rg माइनस, अब I3 की जो वैल्यू है आप यहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन 1 से हम I3 की अगर वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा I3 इज इक्वल टू I माइनस I1। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1A है हमारा। तो आइए I3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R3। ओके, अब ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, कि ब्रिज जो है हमारा इनबैलेंस कंडीशन को हम एज्यूम कर ले रहे हैं। तो उस केस में क्या था, हमारा Ig इज इक्वल टू 0 था। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो जो आपका ये टर्म है, ये टर्म तो आपका 0 हो गया, क्योंकि Ig मल्टीप्लाइड बाई 0, Ig मल्टीप्लाइड बाई, तो ये जो टर्म है आपका, ये आपका टर्म क्या हो गया, तो ये जो टर्म है आपका ये हो गया 0, क्योंकि Ig मल्टीप्लाइड बाई Rg है। Ig की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू Rg आपका 0 हो गया। तो अब आपका इक्वेशन कैसे हो गया, अब ये हमारा इक्वेशन जो है कुछ इस रूप में आ गया, 0 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस इन अ ब्रैकेट I माइनस I1 R3। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, हमने इसको 5 कह दिया। ओके, अच्छा ये जो दूसरा आपका लूप है, फर्स्ट लूप हमने, ये जो फर्स्ट लूप था इसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। हम सेकेंड लूप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कैसा दिखेगा, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा R4 है और ये हमारा R2 है। ठीक है, ये R2 R4 गैल्वेनोमीटर जिसमें हमारी करंट फ्लो कर रही थी Ig, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने Rg माना था। R2 के अक्रॉस हमारी करंट फ्लो कर रही थी I2 और R4 के अक्रॉस हमारी करंट फ्लो कर रही थी I4। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया था B
ये था हमारा C और ये जो पॉइंट था वो हमारा D था। तो आइए अगेन हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। किस लूप में? B C D B, इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो मीन्स V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा? I2 इंटू R2। ठीक है, अब देखिए आपका जो ये करंट है I2, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ क्लॉकवाइज मीन्स कुछ ऐसे ही आपका I2 जो है वो फ्लो कर रहा है, मीन्स क्लॉकवाइज में है। लेकिन एट ए सेम टाइम अगर हम लोग IG और I4 को देखें, मीन्स IG भी आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये ऐसे जाके फ्लो करना चाहेगा कुछ। I4 भी आपका सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में है। ठीक है, I2 आपका क्लॉकवाइज है, लेकिन I4 जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगेन यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन के साथ I4 R4, ओके, माइनस IG RG, ओके। अगेन अब हम क्या करें? अब हम लोग यहाँ से जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, यहाँ से हम लोग I2 की वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यहाँ से हम लोग I2 की वैल्यू ले सकते हैं और इस वैल्यू को हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो आइए वहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 इज इक्वल टू I1 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई R2 माइनस, अब हम I4 को भी सिमिलरली जो है I4 की वैल्यू को हम यहाँ से जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है इसको लेके यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 6 में। तो I4 हमारा क्या है? I4 है हमारा, यहाँ से देखिए I3 प्लस IG, ओके। और I3 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला था इक्वेशन नंबर 1A में? I माइनस I1। तो इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा I4 क्या है हमारा, यहाँ से I4 है I3 प्लस IG, ओके। I3 प्लस IG R4 माइनस IG RG हो गया। ठीक है, I3 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1A से लेके अगेन इसको इक्वेशन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू I1 माइनस IG R2 माइनस I माइनस I1 प्लस IG R4 माइनस IG RG, ओके। अब अगेन हमने कह दिया ब्रिज हमारी बैलेंस कंडीशन में है, तो हमारा IG क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। व्हेन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट, ओके। IG इज इक्वल टू 0, हमने IG इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 8 में पुट किया, तो हमारा क्या बचेगा नेक्स्ट इक्वेशन? 0 इज इक्वल टू I1 R2 माइनस I माइनस I1 R4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब आइए अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5
और इक्वेशन नंबर 9 को एक बार फिर से वो करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I1, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 5, I1 R1 प्लस R3 is equal to I R3. Okay, and from इक्वेशन 9 I1 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो हमें क्या मिल रहा है, R2 प्लस R4 ओके इज इक्वल टू R4 इंटू आई। ओके, अब आपका ये जो टर्म है इसको क्या करते हैं हम, सपोज कर ली इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 क्या है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 11। नाउ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इक्वेशन 10 डिवाइड बाई इक्वेशन 11, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए I1 पहले हम 10 को लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, R1 प्लस R3 अपॉन I1, R2 प्लस R4 इज इक्वल टू I R3 अपॉन I R4। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या हमें मिल रहा है, हमें मिलेगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R1 R4 प्लस R3 R4 इज इक्वल टू R2 R3 प्लस R4 R3, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए, और अगर कैंसिल हो गए फिर हमारे पास क्या बचा, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। ओके, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। यही तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज होगा उसमें जब वो बैलेंस कंडीशन होगा तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अब सपोज करिए इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको अगर 3 रेजिस्टेंस पता है, R2 R3 R4 की वैल्यू पता है, तो ऑटोमेटिकली आप R1 कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको R1 R3 R4 पता है तो आप R2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इस फार्मूले की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये आपका डीसी ब्रिज है। ओके, डीसी ब्रिज कहने का मतलब ये है कि आपका जो वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे है वो डीसी टाइप वोल्टेज सप्लाई है। ओके, लेकिन ये जो ब्रिज है मतलब ये सेम अगेन आपका जो कंडीशन है, ये बैलेंस की कंडीशन है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मीन्स इसी ब्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल पे जो आगे हम सारे ब्रिजेस पढ़ेंगे, जैसे मैक्सवेल ब्रिज हो गया आपका फिर आएगा ओन्स ब्रिज, उसके बाद आप पढ़ेंगे एंडरसन ब्रिज। तो ये सब जो है आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। ठीक है,